आईपीएल 2026 का मैच नंबर 24 जो कि मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स जैसी दो टीमों के बीच में खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के उस मैदान पर, जो कि मुंबई इंडियंस का अपना होम ग्राउंड तो है ही। यहीं पर मुंबई इंडियंस की टीम भी और ओवरऑल इस सीजन का भी दो मुकाबला खेला जा चुका है और उन दोनों मैचेस में हमने किस तरीके की पिच देखी, किस तरीके से बॉलर्स को वहां पर हेल्प मिल रही है या बैटर्स वहां पर डोमिनेट कर रहे हैं, उसको तो आगे हम पिच रिपोर्ट में काफी डिटेल में समझेंगे ही। लेकिन आगे बढ़ते हुए दोनों टीमों की तरफ से, जबकि अगर हम बात करें सबसे पहले मुंबई इंडियंस टीम की, तो इन्होंने 4 मुकाबले खेल करके एक मुकाबला पहला वाला जीत लिया था। उसके बाद के लगातार तीनों मुकाबले टीम बैक टू बैक यहां पर हारी है। लेकिन वहीं पर बात करें पंजाब किंग्स की टीम की, तो इनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा अच्छी है। 4 मुकाबले खेल करके एक मैच तो इनका बारिश में धुल गया था कोलकाता के खिलाफ, लेकिन बाकी तीनों मुकाबले इस टीम ने बहुत ही आसानी से जीते हैं, बड़े बड़े स्कोर को चेज करते हुए भी। लेकिन वानखेड़े स्टेडियम मुंबई का वो मैदान जहां पर आज का ये मैच 16 अप्रैल को शाम को 7:30 बजे से खेला जाएगा, यहाँ पर टॉस का भी एक अपना अहम रोल होता है। चूंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो दो मुकाबले जो खेले गए हैं वहां पर, वैसे तो अगर आप देखेंगे तो पहले मैच में केकेआर के 220 के स्कोर को चेज करते हुए मुंबई की टीम ने बड़ी आसानी से 224 रन बना करके 4 विकेट पर 6 विकेट से उस मैच को जीत लिया था। जहां पर पावर प्ले के अंदर शुरुआती 6 ओवर में ना तो पहली इनिंग के अंदर और ना तो सेकंड इनिंग के अंदर कोई मदद यहां पर तेज गेंदबाजों को मिली थी। और वहीं पर जब सेकंड मैच यहां पर खेला गया आरसीबी और एमआई के बीच में, यहां पर भी शुरुआती 6 ओवर के पावर प्ले में कोई भी हेल्प यहां पर तेज गेंदबाजों को मिलती दिखाई नहीं पड़ी। और अभी तक के दो मुकाबले जो खेले गए हैं, अगर आप उसमें रन देखें जो 6 ओवर में बने हैं और टोटल उसमें जो विकेट देखें तो 4 इनिंग में जो केवल एक ही गिरी है, वही काफी हद तक क्लियर कर देती है कि यहां पर पावर प्ले में अब फिलहाल यहां पर तेज गेंदबाजों के लिए कुछ खास बचा हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। जबकि पहले वाले मैच में जो पिच मिली थी उसमें अच्छी खासी घास भी दिखाई पड़ रही थी, हरी वाली, लेकिन उसके बावजूद कोई खास मूवमेंट थी जरूर थोड़ी बहुत, लेकिन उसका कोई खास फायदा बॉलर्स को मिलता दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन बैटर्स ने जम करके रन बनाए और अभी तक की चारों ही इनिंग्स में अगर आप देखें तो 220 प्लस का स्कोर बनता दिखाई पड़ा है। 200 भी नहीं, 220 प्लस का स्कोर, यानी कि 11 का रन रेट तो रहा ही रहा है, जिसमें एक मैच में सेकंड बैटिंग करने वाली टीम तो एक मैच में आरसीबी की पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। जहां पर मुंबई इंडियंस की टीम के जो नीचे के बैटर्स थे, खास करके सरफेन रदरफोर्ड ने, एक बार लग रहा था कि मुंबई टीम काफी पहले ही रुक जाएगी, लेकिन उन्होंने कमाल की 70 प्लस की इनिंग खेल करके अपनी टीम को 222 के स्कोर तक पहुंचाया और दिखा दिया कि पिच में ऐसा कोई खास थ्रेड था नहीं जिसकी वजह से मुंबई की बैटिंग वहां पर ढह जाती। हालांकि बीच के जो ओवर्स होते हैं, अगर पिच के ऊपर घास नहीं होती है, लाल मिट्टी की पिच यहां पर देखी जाती है, बाउंड्रीज भी छोटी होती हैं, लेकिन अभी तक के इस पूरे आईपीएल के दौरान हमने देखा है किसी भी तरीके की पिच मिली हो किसी भी मैदान पर, पुरानी गेंद से अगर पिच के ऊपर घास बिल्कुल नहीं है तो गेंद थोड़ा सा फंसती है बल्ले पर आने के पहले और रन बनाने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, जो कि फिलहाल यहां पर तो होता अभी तक दिखाई नहीं पड़ा है वानखेड़े स्टेडियम पर। लेकिन आज के इस मैच में अगर वो पिच मिली जहां पर घास नहीं हुई पिच के ऊपर, और साथ ही साथ इन दोनों में से कोई मैच उसी पिच पर खेला गया होगा, यानी कि यूज्ड पिच होगी, तो वही आपको होता दिखाई पड़ेगा जो आपको मैं अभी कुछ देर पहले बता चुका हूं कि पुरानी गेंद से रन बनाना मुश्किल होगा। बाकी पिछले 10 मैचेस के रिजल्ट्स में जाकर के देखें तो 6 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती हैं, उसमें स्पिन को 52 तो पेस को 60 विकेटें मिली हैं। और यहां से भी एक क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि पेसर्स तो इंपॉर्टेंट यहां पर हैं ही, स्पेसिफिकली पहली इनिंग के अंदर, लेकिन स्पिनर्स यहां पर पहली इनिंग में भी और सेकंड इनिंग में भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। जबकि बाउंड्रीज यहां पर छोटी होती हैं और इन स्पिनर्स में से ज्यादातर वो स्पिनर्स जो कि रिस्ट स्पिन से बॉलिंग कराते हैं, यानी कि लेग स्पिन, चाहे वो लेफ्ट हैंड से हो चाहे राइट हैंड से हो, और कुछ हद तक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर भी यहां पर कामयाब होते हैं। तो आज के इस मैच में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होगी वो ये देखना कि जो पिच मिलेगी एक तो वो यूज्ड है या फ्रेश है, और उसमें उसके बाद ये भी देखना कि पिच के ऊपर कितनी घास है। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताने वाला हूं टॉस के बाद, और उसकी बेसिस पर मेरी अपनी जो टीम बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा टॉस के बाद। तो जाकर के दोनों को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ कमेंट है, लिंक आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का। फिलहाल अगर आप देखें जो विजिटिंग टीम है पंजाब की, उनका प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर तो एक से बढ़ के एक बैटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि तगड़े फॉर्म में है। अगर आप यहाँ पर नेहल वडेरा को हटा दें तो हर एक बैटर ने कमाल की कुछ इनिंग्स खेली इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान। खेले गए अभी तक के 3 मुकाबले जो इनके कंप्लीट हुए हैं उसमें, और उसके अलावा बॉलिंग में भी देखें तो मार्को यानसन है, जेवियर बार्टलेट है, वाइजाग विजय कुमार है, अर्शदीप सिंह है और युजवेंद्र चहल है, जिसमें अर्शदीप सिंह थोड़ा सा ऑफ कलर दिखाई पड़े पूरे टूर्नामेंट के अंदर। लेकिन पिछले मैच में इनकी विकेट टेकिंग फॉर्म वापस आती दिखाई पड़ी और 2 विकेट लेकर के गए, और उसमें वाइजाग विजय कुमार भी शुरुआती मैचेस में शानदार काम कर रहे थे, लेकिन पिछले मैच में थोड़ा सा पिटाई हो गई। और वही सेम चीज जेवियर बार्टलेट के साथ होती दिखाई पड़े। लेकिन बार्टलेट एक ऐसे बॉलर हैं जो मुंबई की पिच पर, चूंकि थोड़ी बहुत तो स्विंग यहां पर जरूर होती है, और टेस्ट मैच वाली जो इनके लाइन और लेंथ होती है वो बहुत ही बड़ा रोल आज के इस मैच में प्ले करेगी। तो पिछले मैच में तो उतनी कमाल की बॉलिंग कर नहीं पाए थे, विकेट निकाला था, लेकिन निश्चित तौर पर आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होंगे। सिमिलरली वही बात यहां पर मैं मार्को यानसन के लिए भी कहूंगा और चहल के लिए भी, जैसे मैंने आपको अभी पिच रिपोर्ट के अंदर बताया कि स्पिनर्स में यहां पर खास करके जो रिस्ट स्पिनर होते हैं कलाई वाले, वो काफी कामयाब होते हैं। बाकी यहां पर आप बेंच देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, जिसमें से कोई प्लेयर मुझे तो खेलता दिखाई नहीं
पड़ रहा। बाकी जो बॉलिंग 6 बॉलरों ने करी थी पिछले वाले मैच में इस पंजाब की टीम की तरफ से, जहां पर शशांक सिंह को भी यूज कर दिया था कप्तान ने, और 3 ओवर इन्होंने करे थे, जिसमें दूसरे ओवर में ही जब ये 9वां ओवर उस इनिंग का करने आए थे तो 2 विकेट लेकर के गए थे हैदराबाद के जो ओपनर थे, एक अभिषेक शर्मा और एक दूसरा, उसके बाद अगर हम बात करें कूपर कॉनली, और उसके अलावा अर्शदीप सिंह तो 4 ओवर आपको करते दिखाई पड़ेंगे ही, 2 ओवर पावर प्ले के 2 डेथ के, और वहीं पर जेवियर बार्टलेट भी 2 ओवर पावर प्ले के 2 डेथ के करते दिखाई पड़ेंगे। और वही चीज आपको मार्को एंसन भी 1 ओवर पावर प्ले का पिछले मैच में किया था, 1 ओवर मिडिल का और 2 ओवर डेथ का। तो आखिरी के 6 ओवर और शुरुआती 6 ओवर में आपको यही तीनों बॉलर दिखाई पड़ जाएंगे। वैशाख विजय कुमार जैसी बॉलिंग करेंगे वैसा उनको आगे का रोल मिलेगा, पिछले मैच में 2 ही ओवर करे थे। बाकी चहल तो आपको मिडिल ओवर में बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे ही। और उसके बाद करियर के आंकड़े अगर आप पंजाब के प्लेयर्स का देखना चाहें तो यहीं पर वीडियो को रोक करके थोड़ी देर के लिए आप यह निश्चित तौर पर पेज जरूर चेक करिए और देखिए कि क्या एक्सपीरियंस इन प्लेयर्स का है फिलहाल जो पंजाब के लिए अभी तक खेलते दिखाई पड़ रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए अगर आप रिसेंट फॉर्म की बात करें तो अभी तक के जो टोटल 4 मैचेस पंजाब ने खेले हैं, जैसा मैंने आपको बताया भी कि 3 मुकाबले उसमें से जीते हैं, 1 मैच तो उनका बारिश में धुल गया था। और उसमें जो परफॉर्मेंसेस इनके प्लेयर्स की निकल करके आई है उसमें एक चीज क्लियर दिखाई पड़ी है कि प्रियांश आर्य जो पहले मैच में तो नहीं चले थे, 1 मैच बारिश में धुल गया, और उसके बाद के 2 मुकाबले में उन्होंने कमाल की 2 इनिंग्स खेली है। खास करके ये जो लास्ट मैच की 57 की इनिंग थी और इवन उसके पहले वाले मैच की भी 39 की इनिंग जो इन्होंने केवल 11 गेंद पर बनाई थी। और उसके अलावा प्रभसिमरन सिंह जो शुरुआत में थोड़े सा रस्टी दिखाई पड़े थे, लेकिन फिर भी आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इनके साथ इनका लक चल रहा है फिलहाल, और लक की वजह से ही इन्होंने 43 और 37 रन की 2 पारियां खेली थी, जिसमें इनके कैचेस काफी सारे ड्रॉप हुए थे, लेकिन पिछले मैच में ये टच में दिखाई पड़ गए। लक के साथ साथ इनका फॉर्म भी वापस आ गया और दोनों ही ओपनर्स इनके जबरदस्त पारियां खेलते दिखाई पड़े पिछले वाले मैच में। बाकी कूपर कॉनली जो पहले 2 मुकाबले में तो शानदार खेले, लेकिन पिछले मैच में केवल 11 रन बना करके आउट हो गए। दरअसल शशांक सिंह की पिछले वाले मैच में 11 रन बना करके आउट हो गए। और उसके अलावा श्रेयस अय्यर की बात करें तो ये तो बहुत ही कमाल के फॉर्म में है, 69 नाबाद की पारी पिछले वाले मैच में और 3 मैच में टोटल 2 हाफ सेंचुरी। बाकी जैसा मैंने आपको बताया था कि निहाल वढेरा ही एक ऐसे बैटर रहे हैं इस टीम के अंदर जो फॉर्म में दिखाई नहीं पड़े हैं। हालांकि वही सेम चीज आप कह सकते हैं मार्कस स्टोनिस के लिए भी, लेकिन इनको वो मौके अभी तक ना तो बैटिंग के मिले हैं ना तो बॉलिंग के। और बाकी शशांक सिंह, इनको भी जो मौके मिले हैं अभी तक के 3 मैचेस में 2 बार तो उसमें से नॉट आउट ही लौटे हैं, तो अब बैटिंग का फॉर्म तो कुछ बहुत ज्यादा जज कर नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी 16 और 14 नाबाद की पारियां खेल करके उन्होंने अच्छे खासे रन तो दिखाए ही हैं अपने जितनी भी गेंदें मिली हैं उसमें। बाकी 2 विकेट पिछले मैच में ले भी गए थे। बाकी मार्को एंसन एज ए बॉलर अभी तक 3 मैच में केवल 2 विकेट ले पाए हैं। बाकी जेवियर बार्टलेट के अभी तक के अगर आप देखें तो 4 बार बॉलिंग का मौका मिला है, पहले मैच में विकेट लेस गए थे और उसके बाद के 3 मैचेस में 4 विकेटें हैं। और उसमें से ये जो 2 विकेट है कोलकाता के खिलाफ वो भी बारिश से प्रभावित मैच था जो कि बाद में रद्द हो गया। और बाकी विजय कुमार वैशाख ये भी अभी तक के 3 मैचेस में 5 विकेट ले जा चुके हैं। बाकी अर्शदीप सिंह पहले 3 मैचेस में विकेटलेस, पिछले मैच में 2 विकेट, और चहल पहले 2 मैचेस में 3 विकेट और पिछले मैच में विकेटलेस गए। लेकिन जैसी आज की इस मैच की पिच मिलने वाली है मेरे हिसाब से तो मार्को एंसन और बार्टलेट 2 बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होने वाले हैं, जिसमें आप अर्शदीप सिंह को भी ऐड कर सकते हैं। अब वहां पर जैसा आपको ने कहा था पिच रिपोर्ट के टाइम पर कि अगर पिच के ऊपर घास नहीं है तब तो विजय कुमार वैशाख भी एक बड़ा रोल प्ले करते दिखाई पड़ सकते हैं, वरना आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। और साथ ही साथ चहल को आप उस कंडीशन में भी लेकर के जा सकते हैं, वरना इवन मैं तो यही कहूंगा कि ज्यादा सेफ रहेगा कि इन्हीं तीनों पेसर्स के साथ जाइए जो लाल मिट्टी की पिच का पूरा फायदा उठाएंगे, जिसमें आपके टॉप ऑर्डर के 4 बैटर्स भी बहुत ही गजब के ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि उसमें एक ऑप्शन प्रभसिमरन का है जिनके बारे में आगे चल करके आप थोड़े से नंबर्स चेक करेंगे तो आपको कुछ एक ऐसा अपडेट मिलेगा कि शायद आप उनको ड्रॉप कर दें, और उसको आपको देखना पड़ेगा नंबर्स में जो कि हेड टू हेड का होता है मुंबई के खिलाफ, जहां पर ये प्रभसिमरन सिंह 5 मैचेस खेल करके केवल 54 रन बना पाए हैं। बाकी नंबर 3 और नंबर 1 के जो बैटर है वो तो मुंबई के खिलाफ खेले नहीं। बाकी श्रेयस अय्यर के नंबर्स 25 के बैटिंग एवरेज के साथ 18 मैच में 388 रन है, वहीं पर वढेरा 2 मैच में 50 रन है, 50 के एवरेज है। बाकी शशांक सिंह के 1 मैच में 41 रन है, वहीं पर मार्कस स्टोनिस के नंबर्स एज अ बैटर बॉलर अगर आप देखें ओवरऑल करके तो निश्चित तौर पर काफी बेहतर हैं। मार्को एंसन के 2 मैच में 3 विकेटें हैं, विजय कुमार वैशाख के 4 मैच में 6 विकेटें हैं, 7 मैच में 8 विकेटें अर्शदीप के हैं। लेकिन चहल के आंकड़े देखें तो 20 मैच में 29 विकेटें हैं। और बाकी हरप्रीत बराड़ तो बिल्कुल नहीं चले, अजमतुल्ला उमारजे के भी नंबर आप देख करके रखिए, लोकी फर्गूसन के भी, जो कि मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी ये जो सारे नंबर्स थे इसको देख करके कम से कम एक इंडिकेशन तो हमको मिल गया कि प्रभसिमरन सिंह जो मुंबई के खिलाफ बहुत ज्यादा कभी परफॉर्म कर नहीं पाए, और जो श्रेयस अय्यर हैं ये भी काफी एवरेज ही परफॉर्म करते दिखाई पड़े हैं। तो बहुत सारे लोगों की वो कप्तान होने वाले आज की इसमें जो श्रेयस अय्यर, मेरा अपना सजेशन होगा कि या तो आप उनको एज अ प्लेयर ही पिक करिए या ज्यादा से ज्यादा वाइस कप्तान आप उनको बना दीजिएगा, आपके पास कैप्टन के ज्यादा बेटर ऑप्शंस मौजूद हैं। बाकी आगे आकर के वेन्यू के भी आंकड़े देखें तो इस मैदान पर प्रभसिमरन सिंह ने 1 मैच में 26 रन बना रखे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया भी कुछ देर पहले पिच रिपोर्ट के दौरान कि आज के अभी तक के 2 मुकाबले जो इस सीजन में खेले गए हैं इस मैदान पर पावर प्ले में तेज गेंदबाजों के लिए बिल्कुल भी मदद मिलती दिखाई नहीं पड़ी है, और उसका फायदा प्रभसिमरन
प्रभसिमरन सिंह को मिल सकता है। भले इनके नंबर्स मुंबई के खिलाफ अच्छे हैं नहीं, जनरली उसका रीजन वही रहा है कि मुंबई की टीम की बॉलिंग हमेशा से शानदार रही है, जो कि स्विंग भी कराती है, पेस भी उसके पास है। और फिलहाल इस सीजन में मुंबई की बॉलिंग ना तो चल रही, ना तो इस मैदान पर वो स्विंग या बाउंस मिलता दिखाई पड़ रहा है, तो उसका फायदा निश्चित तौर पर प्रभसिमरन सिंह ले सकते हैं। तो अगर आप पूरी तरह से सेफ खेलना चाहते हैं तब तो प्रभसिमरन को रखिएगा, वरना प्रियांश आर्या, कूपर कॉनोली और श्रेयस अय्यर के अलावा बाकी वो तीनों बॉलर्स जो आपको मैंने पीछे बताया था, आप उनको सीधे पिक कर लीजिएगा। नंबर्स तो आपके सामने हैं ही सारे के सारे, इसको रिपीट करने की जरूरत तो बिल्कुल मेरे हिसाब से है नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए अगर आप वेन्यू के नंबर्स देखने के बाद प्लेयर बैटल देखें तो प्रियांश आर्या जो मिचेल सैंटनर की 5 गेंद पर 7 रन बनाकर के एक बार आउट हो चुके हैं, और इनकी ओवरऑल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग एक कमजोरी रही ही है, और इवन लेग स्पिन बॉलिंग पर भी ये फंसते हैं। हालांकि आउट तो ये ऑफ स्पिन पर भी होते रहे हैं, लेकिन 3 बार जो आउट हुए हैं उसके दौरान ये 86 रन बना भी चुके हैं। बाकी प्रभसिमरन सिंह की बात करें तो ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फंसते हैं, जिसमें ट्रेंट बोल्ट ने 3 बार इनको केवल 31 रन देकर के, और बुमराह ने दूसरी ही गेंद पर एक बार बिना कोई रन दिए आउट कर रखा है। तो दोनों की एक जो दिक्कत है स्विंग बॉलिंग प्लस लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, वो तो एक क्लियर कट ऑप्शन दिखाई पड़ी रही है इसके खिलाफ। बाकी श्रेयस अय्यर ये भी बुमराह पर एक बार आउट हुए जरूर है, लेकिन 74 रन बना करके इनको थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं लेग स्पिन बॉलिंग पर, जो कि यहाँ पर एविडेंट दिखाई पड़ रही है। 20 बार आउट हो चुके हैं 411 बॉलों पर, यानी कि लगभग हर 20वीं गेंद पर ये लेग स्पिनर को विकेट दे देते हैं। हालांकि फिर भी मैं कहूंगा कि मोर देन इनफ है कि अगर किसी बॉलर का 20 गेंद खेल भी रहे हैं और एवरेज भी 150 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा तो 30 रन तो उसमें भी बन जाएंगे। तो मेरे हिसाब से काफी बेहतर वो नंबर्स हैं। ओवरऑल कोई कमजोरी दिखाई नहीं पड़ी श्रेयस अय्यर की। बाकी मार्कस स्टोइनिस की बात करें, जिसमें पिक्चर तो शशांक सिंह के लग गई है, जहां पर शशांक सिंह को नीचे भी दिखाई पड़ेंगे। इनमें भी आपको यहाँ पर बार बार नाम जसप्रीत बुमराह को दिखाई पड़ेगा, साथ ही साथ शार्दुल ठाकुर का और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग का। तो एक कंक्लूजन पंजाब की पूरी बैटिंग को देखने के बाद, उनकी वीकनेसेस को चेक करने के बाद प्लेयर बैटल में ये तो पता चलता है कि एक तो निश्चित तौर पर लेग स्पिन बॉलिंग, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, और साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट जैसे स्विंग कराने वाले तेज गेंदबाज जिनके पास पेस भी है, वो काफी यूनिकली बेहतरीन ऑप्शन इस टीम के खिलाफ होंगे। और अगर हम वो ऑप्शंस चेक करें मुंबई की टीम में कौन कौन से, तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स तो इनसे बड़ा बॉलर फिलहाल अभी शॉर्टर फॉर्मेट में कोई दिखाई पड़ता नहीं, इनसे बड़ा स्किलफुल बॉलर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के तौर पर, और साथ ही साथ ये बैटिंग भी करके देते हैं। और प्लस अगर अब लेग स्पिनर की बात करें तो मयंक मार्कंडे इनके पास हैं। अभी तक जितने भी मौके इनको इस सीजन में मिले हैं कमाल की पिटाई इनकी हुई है। बिल्कुल भी ये रेगुलर बॉलर की तरह बिहेव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बाकी जो बैटिंग ऑर्डर है कमाल की बैटिंग ऑर्डर है, जो कि फिलहाल उसमें सूर्य कुमार यादव भी टच में नहीं है। रन तो बन रहे हैं लेकिन उतने बेहतर तरीके से नहीं। तिलक वर्मा तो बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म है, और उसमें रोहित शर्मा को भी पिछले वाले मैच में इंजरी हो गई थी, रिटायर्ड हेड होकर के बाहर चले गए थे, और अभी तक कोई फाइनल अपडेट नहीं है। हालांकि जो हैमस्ट्रिंग इंजरी होती है जनरली, मुझे लगता है कि लगभग 99% में श्योर हूं कि आज शायद रोहित शर्मा आपको खेलते दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन फिर भी 1% का जो चांस है, जैसे कि मैंने बताया कि हैमस्ट्रिंग इंजरी है, तो उसकी वजह से अगर खेल गए तो आपको टॉस के बाद अपडेट मिल ही जाएगा, या उसके पहले भी कोई अपडेट आएगा तो आपको मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा। वरना फिलहाल तो यही बैटिंग ऑर्डर खेलते दिखाई पड़ रही है, जिसमें नमनदीप सैंटनर, शार्दुल ठाकुर, बोल्ट, बुमराह और मयंक मार्कंडे एज ए बॉलर पिछले मैच में खेले थे, जिसमें शार्दुल ठाकुर भी और कुछ हद तक मयंक मार्कंडे भी मुझे बाहर होते दिखाई पड़ रहे हैं आज के इस मैच में। और इनके पास जो बाकी ऑप्शन है उसमें अगर आप चेक करने आए तो अभी तो फिलहाल विल जैक्स को लेकर के कोई भी फाइनल अपडेट नहीं आया है। इनके अभी 2 दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पर पिक्चरें देखी हैं पेरिस की, ये एफएल टावर घूम रहे थे। फिलहाल भाई साहब फिलहाल अभी पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं कुछ खास पता है नहीं। हालांकि पहुंचे भी होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर बात करें तो किसी फॉरेन प्लेयर की जगह पर खेलेंगे, और उसमें एक ही फॉरेनर फिलहाल है मुंबई की टीम में, ट्रेंट बोल्ट, जो उतना कमाल कर नहीं पाए हैं, लेकिन पिछले मैच में फिर भी वो फॉर्म में वापस आते दिखाई पड़े हैं, तो इनका मुझे खेलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बाकी इनके पास जो बॉलिंग ऑप्शंस हैं, इंडियन बॉलिंग ऑप्शन खास करके, चूंकि मयंक मार्कंडे और साथ ही साथ एक और जो शार्दुल ठाकुर जैसे ऑप्शन है वो उतना बेहतर कर नहीं पा रहे, स्पेसिफिकली मयंक मार्कंडे, तो उसको चेक करने जाएंगे तो कोई इनके पास कोई ऑप्शन खास करके है तो अथर्व अंको लेकर का है, लेकिन निश्चित तौर पर उनके पास लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स का एक अच्छा ऑप्शन है, तो मुझे नहीं लगता कि इनको ट्राई करेंगे। रघु शर्मा को ये ट्राई कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन होंगे, और अगर ये खेलते हैं तो इनके बारे में आपको मैं प्रॉपरली एक बार फिर से टेलीग्राम पर बताऊंगा टॉस के बाद, तो वहां पर एक्टिव जरूर रहिएगा। बाकी जो बॉलिंग 6 बॉलरों ने करी थी पिछले मैच में, जिसमें बोल्ट तो आपको 4 ओवर करते ही हैं, बुमराह 4 ओवर करते ही हैं, और साथ ही साथ पांड्या भी 4 ओवर करते दिखाई पड़ रहे हैं, और इवन सैंटनर ने भी 4 ओवर किए थे, 2-2 ओवर मयंक मार्कंडे और शार्दुल ठाकुर ने किए थे। किस किस ओवर में आकर के करा था वो भी आप देख सकते हैं। बाकी करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो भी सारे नंबर्स आपके सामने हैं। और उसके बाद रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो ये टीम जो कि 4 मैचेस खेल करके 3 मुकाबले हार चुकी है, उसमें अगर आप इनके प्लेयर्स का फॉर्म देखें तो रोहित शर्मा ने पहले मैच में तो बढ़िया काम किया, लेकिन उसके बाद
रन बने हैं 19 और 35 की पारियां दो हैं अच्छी, लेकिन टच में देखने को नहीं मिले हैं, बिल्कुल कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई पड़ी है। रियान निकल्टन भी अभी तक के 4 मैच केवल 2 ही बार अच्छी इनिंग खेल पाए हैं। बाकी सूर्य कुमार यादव गिरते पड़ते फिर भी रन इनसे बन रहे हैं, लेकिन वो स्ट्राइक रेट देखने को नहीं मिला है। बाकी तिलक वर्मा पूरे टूर्नामेंट के दौरान फ्लॉप रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप में भी टच में दिखाई नहीं पड़े थे, और मुझे लगता है कि या तो उनको बैटिंग ऑर्डर में डिमोट कर देना चाहिए, क्योंकि ये पेस अच्छा खेलते हैं, स्पिन उतनी अच्छी ये खेलते नहीं। और साथ ही साथ हार्दिक पांड्या, इनके नंबर्स अगर आप देखें तो ये निश्चित तौर पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और कप्तान है उस कप्तान के मेरे हिसाब से कप्तान के तौर पर एक बेस्ट ऑप्शन या आज के इस मैच पर रहेंगे। बाकी रदरफोर्ड ने तो कमाल की 71 नाबाद की पारी पिछले मैच में खेली ही। नमन धीर बहुत नीचे आते हैं बैटिंग करने, तो उसका पर्सपेक्टिव वो बन नहीं पाता, तो उनको अपनी स्मॉल लीग की टीम में हम पिक करें। बाकी सैंटनर ये एक कमाल के ऑप्शन आज के इस मैच में साबित हो सकते हैं। 2 मैच में 2 विकेटें हैं, 18 नाबाद और 8 रन की 2 पारियां भी हैं। बाकी ठाकुर ने जरूर अभी तक के 4 मुकाबले में 5 विकेटें ले रखी हैं, लेकिन वो अभी तक इफेक्ट पहले मैच के बाद इनका रहा नहीं है मैच के ऊपर। पिछले मैच में 2 ही ओवर किया था। बाकी बोल्ट भी बिल्कुल आउट ऑफ कलर दिखाई पड़े हैं, लेकिन पिछले मैच में फिर भी बेहतर बॉलिंग करी थी। पहले दोनों मुकाबलों के अनुपात में अगर आप देखें तो 1 विकेट पिछले मैच में लेकर के गए भी थे। बाकी मार्कंडे तो बिल्कुल नहीं चल रहे, और इवन बुमराह 4 मैच में अभी तक एक भी विकेट नहीं है, टोटल ऑफ कलर हैं, विकेट्स इनको मिल नहीं रहे, रन काफ़ी ज़्यादा ये कंसीड कर रहे हैं। तो लेकिन फिर भी जिस प्रकार के ये बॉलर हैं, या तो इनको रेस्ट करा दे टीम, तभी हमारी टीम में नहीं होंगे। अगर टीम के अंदर ये खेल रहे होंगे तो इनको ड्रॉप करना निश्चित तौर पर बहुत ही बड़ा रिस्क होगा। तो मेरे हिसाब से ये 5 से लेकर के 6 बेस्ट ऑप्शन हैं, जिनके नाम के आगे आपको टिक मार्क दिखाई पड़ रहा है मुंबई की तरफ से, जिनको अपनी टीम में आप लेकर के जा सकते हैं। लेकिन कुछ और ऑप्शन हैं या नहीं, उसी को चेक करने के लिए अगर आप हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो मुंबई के प्लेयर जब पंजाब के खिलाफ खेलते हैं तो रियान निकल्टन के तो एक मैच में 27 रन है, 32 का बैटिंग एवरेज रोहित शर्मा का है, वो भी 31 मैचेस में, यानी कि कंसिस्टेंटली रन इन्होंने पंजाब के खिलाफ बना रखे हैं। बाकी सूर्य कुमार यादव का भी 29 का बैटिंग एवरेज है, तिलक वर्मा का 49 का एवरेज है, चूंकि 4 मैच में 2 बार नॉट आउट ही लौटे, 99 रन है। बाकी हार्दिक पांड्या के आंकड़े भी ठीक ठाक हैं एज ए बैटर, खास करके बॉलर के तौर पर तो कुछ खास कामयाबी है नहीं। रदरफोर्ड के एक मैच में 28 रन है, सैंटनर के 2 मैच में केवल 1 विकेट है, ठाकुर के 13 मैच में 19 विकेट हैं, बाकी 15 मैच में 11 विकेट ट्रेंट बोल्ट के हैं, 4 मैच में 5 विकेट मयंक मार्कंडे के हैं, बुमराह के 16 मैच में 23 विकेट हैं, जो कि जनरली ऐसे ही आंकड़े के लगभग हर टीम के खिलाफ होते हैं। बाकी बेंच पर जैसे दीपक चार हो गए, साथ ही साथ क्विंटन डिकॉक हो गए, विल जैक्स अगर अवेलेबल हो जाते हैं तो उनके भी नंबर आप देख करके रखिए। और एक नाम रघु शर्मा याद रखिएगा, अगर उनको आज मौका मिलता है, मुझे लगता है मौका मिलना चाहिए उनको, और अगर मौका मिलता है तो उनके बारे में आपको मैं स्पेसिफिकली टेलीग्राम पर बताऊंगा, ताकि उस टाइम पर आपको याद रहे। बाकी वेन्यू के नंबर्स अगर आप देखने आए तो इनका अपना होम ग्राउंड है, यहाँ पर अगर आप देखें तो रोहित शर्मा ने 91 मुकाबले खेल रखे हैं, और कमाल के आंकड़े हैं, 35 का बैटिंग एवरेज, और इनके टॉप ऑर्डर के जो चारों बैटर्स हैं यहाँ पर काफ़ी बेहतर करते हैं, जिसमें सबसे कमजोर कड़ी रहे हैं तिलक वर्मा। बाकी उसमें हार्दिक पांड्या के आंकड़े भी देखेंगे तो कमाल के हैं, और इवन रदरफोर्ड यहाँ पर 5 में जो 2 ही बार आउट हुए हैं, 205 रन है, इस वजह से 102 का एवरेज है। बाकी बॉलिंग में शार्दुल ठाकुर के आंकड़े, ट्रेंट बोल्ट के आंकड़े, और यहाँ पर बुमराह के आंकड़े कमाल के रहे हैं, और बाकी बेंच के जो ऑप्शंस हैं उनके भी नंबर आप देख करके रखिए। और प्लेयर बैटल की तरफ चलिए तो देखेंगे आप वही बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी के खिलाफ इनके टॉप ऑर्डर की कमजोरी, जिसमें रोहित शर्मा भी बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी पर फंसते हैं, ये सबको पता होगा। और 71 गेंद पर 89 रन बना करके 3 बार आउट हो चुके हैं, लेग स्पिन भी इनको परेशान करती है। बाकी स्टोनिस और चहल के खिलाफ भी इनके जो आंकड़े हैं वो आप प्रॉपरली देख सकते हैं। बाकी रियान निकल्टन भी 3 बार 64 रन बना करके आउट हुए मार्को एंसन पर। तिलक वर्मा को भी यजुवेंद्र चहल ने 1 बार आउट किया जरूर है, लेकिन रन उन पर इन्होंने अच्छे खासे बना रखे हैं और तगड़े रन बनाए हैं। बाकी मार्को एंसन पर भी बढ़िया खेले हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम पेस पर आंकड़े आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर सूर्य कुमार यादव, सरफेन, रदरफोर्ड और हार्दिक पांड्या की, तो यहाँ पर भी आपको वही बाएं हाथ के तेज गेंदबाज डोमिनेट करते दिखाई पड़ेंगे, जिसमें स्पिनर के तौर पर युजवेंद्र चहल का भी नाम आपको दिखाई पड़ जाएगा, लोकी फर्गुसन का भी नाम दिखाई पड़ जाएगा, जो कि फिलहाल खेलते हुए तो दिखाई पड़ नहीं रहे। तो जो भी दोनों टीमों के बैटर्स की वीकनेसेस थी वो तो हमने इस वीडियो के अंदर देखी ही, साथ ही साथ जो बेस्ट ऑप्शन होंगे फैंटेसी की टीम में आने के लिए वो भी आपको मैंने बता दिया। और पिच रिपोर्ट पिछले 2 मैचेस के बेसिस पर वो तो समझाने की कोशिश करी, लेकिन फिलहाल जो प्रोबेबिलिटीज बन सकती हैं पिच को लेकर के वो भी आपको मैंने क्लियर किया है। तो टॉस के बाद अगर आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रखा रहेगा मेरा, जो कि लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है, तो वहाँ पर क्लियरिटी आपको मिल जाएगी कि कैसी पिच है और किस तरीके के खिलाड़ी आपको पिक करने हैं। तो वीडियो शुरू से अंत तक पूरा जरूर देख करके और साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करके रखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, वहाँ पर सारे अपडेट्स और फाइनल टीम आपको मिलेगी। लेकिन उसके पहले जैसे मैंने आपको बताया कि वीडियो पूरा देखना जरूरी है, वो जरूर करिएगा। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर होता है खत्म, चलते हैं